दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही चाइना में एक मस्जिद से रिलेटेड जो कुछ भी हादसा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों ने उसके बारे में देख ही लिया होगा। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से चाइना की गवर्नमेंट बड़ी शिद्दत के साथ जहां एक तरफ चाइना की एक आलीशान और हद से ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उतनी ही शिद्दत के साथ वहाँ पर रहने वाले मुसलमान उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पुलिस और आम लोगों के बीच क्लैश हुआ। हालात हद से ज़्यादा बुरे हो गए। एक तरफ से लाठीचार्ज तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी देखने को मिली। बाद में पुलिस की तरफ से न सिर्फ दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि ये वार्निंग भी दे दी गई कि जितने भी लोग इस प्रदर्शन या फिर इन चीज़ों में शामिल थे वो 6 तारीख से पहले अपने आप को सरेंडर कर दें, अपना बयान दर्ज करा दें, तब तो उनको कम सज़ा दी जाएगी, वरना अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको कड़ी से कड़ी और ख़तरनाक सज़ाएँ दी जाएंगी। इतना ही नहीं, आखिर में गवर्नमेंट की तरफ से ये बात भी क्लियर कर दी गई कि चाहे लोकल मुसलमान कुछ भी कर डालें, लेकिन इस मस्जिद के खिलाफ तो कार्रवाई होकर ही रहेगी। हैरानी की बात यह है कि दोस्तों ये जो मस्जिद है ये दरअसल 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल या फिर 100-125 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये मस्जिद तो लगभग 700 साल के करीब पुरानी बताई जा रही है। इस मस्जिद को सन 1300 कुछ में उस दौर के लोगों के द्वारा तैयार किया गया था, और यही वो चीज़ है कि जो पूरी दुनिया को हैरान किए हुए है कि आखिर 700 साल पुरानी मस्जिद में चाइना को अवैध यानी कि इल्लीगल क्या चीज़ दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये कोई पहली मस्जिद नहीं है कि जिसको चाइना गिराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इससे पहले ही चाइना की गवर्नमेंट वक्त वक्त पर चाइना के अलग अलग इलाकों में मौजूद सैकड़ों मस्जिदों को या तो गिरा चुकी है या फिर उनके ऊपर ताला लगा चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं कि जो फ्यूचर के लिए निशाने पर हैं, यानी जिनको आने वाले दौर में चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। मस्जिदों के अलावा चाइना से मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की खबरें आना भी पिछले कई सालों से एक कॉमन चीज़ बन चुकी है। हमेशा वक्त वक्त पर हम लोगों को ऐसी खबरें सुनाई देती हैं कि कभी तो दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी गई है, तो कभी हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है, कभी रोज़ा रखने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो कभी सूअर ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, और न जाने कैसी कैसी चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब सैटेलाइट की मदद से उन कैंप्स की फ़ोटोज़ भी वायरल हो जाती हैं कि जिन कैंप्स के बारे में ये दावा किया जाता है कि उनमें चाइनीज़ गवर्नमेंट मुसलमानों को कैद करती है, जहां पर न सिर्फ उन लोगों के ऊपर बेतहाशा जुल्म सितम किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ औरतें गैंगरेप का भी शिकार होती हैं। मगर दोस्तों अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर चाइना ये सब कुछ करता क्यों है? आखिर क्यों सैकड़ों मस्जिदों पर वो ताला लगाता है और उनको तोड़ता है? आखिर क्यों वो वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर बेतहाशा पिछले कई सालों से जुल्म सितम करता आ रहा है? वहाँ पर रहने वाले मुसलमान दुनिया के बाकी मुसलमानों से क्या सच में अलग हैं या फिर कुछ और ही मैटर है? और आखिर वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का इतिहास क्या है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या वजह है कि दुनिया के लगभग सभी ज्यादातर ताकतवर देश और खास तौर से OIC नाम का वो गठबंधन कि जो अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम गठबंधन समझता है, वो वैसे तो हर मैटर पर बोलते हैं, दुनिया में मुसलमानों पर कहीं भी कोई जुल्म हो या कोई मैटर हो हमेशा उसको कंडेम करते हैं और न जाने कौन कौन से बयान देते हैं, मगर जब कभी भी बात चाइना की आती है तो फौरन मुंह पर ताला लगा लेते हैं। क्या वजह है कि कोई भी मुस्लिम देश या फिर OIC चाइना के खिलाफ बोलना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखने से भी खतराता है? RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करता चलूं कि पिछले कई सालों से लगातार चाइना में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम से रिलेटेड आप लोग जितनी भी खबरें पढ़ते हैं उनमें से 95% खबरें उइगर मुसलमानों से रिलेटेड होती हैं, यानी वो सारा जुल्म सितम और वो सारी ज्यादती उइगर मुसलमानों के साथ की जा रही होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये उइगर मुसलमान कौन होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल ये लोग नस्ली तौर पर चाइना के बाकी लोगों से काफ़ी अलग होते हैं, और इन लोगों की ज़्यादातर आबादी चाइना का जो एक राज्य है कि जिसको शिनजियांग के नाम से जाना जाता है उसमें रहती है। ये जो शिनजियांग नाम का राज्य है ये दरअसल चाइना का एक ऐसा राज्य है कि जो ज़मीनी एतबार से तो काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है, और इसीलिए दुनिया के बाकी कई देशों से अपना बॉर्डर भी शेयर करता है। इस प्रोविंस यानी कि इस राज्य में रहने वाले जो उइगर मुसलमान हैं उन लोगों का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। अगर आप लोग इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये उइगर मुसलमान किसी दौर में तुर्क नस्ल के ही हुआ करते थे, और बाकी तुर्कों की तरह ये लोग भी एक खाना बदोश ज़िंदगी गुजारा करते थे।
यानी जिस इलाके में भी सहूलत पाई उस इलाके में ही अपने कबीले को आबाद कर दिया। आबाद होते होते ये लोग एक दौर में मंगोलिया आ पहुंचे थे, मगर फिर जब मंगोलिया के इलाके में इनके कबीले पर हमला हुआ तो उसके बाद ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए और उस इलाके में आकर आबाद हो गए कि जहां पर आज के दौर में शिनजियांग नाम का ये पूरा राज्य मौजूद है और पिछली कई सदियों से लेकर आज तक लगातार ये लोग यहीं पर आबाद हैं। ऐतिहासिक तौर पर पता चलता है कि ये इलाका हमेशा से ही चाइना के कंट्रोल में नहीं आया करता था, बल्कि इस इलाके में तो चाइनीज़ लोग बहुत कम पाए जाते थे और इस इलाके में ज़्यादातर आबादी उइगर मुसलमानों की थी। तो इसीलिए यहाँ के कल्चर पर, यहाँ की ज़बान पर, यहाँ के खान पान पर, यहाँ के रस्म व रिवाज पर, यानी कि लगभग हर चीज़ पर उइगर कम्युनिटी का ही कब्जा था। 1949 के करीब में तो उइगर कम्युनिटी ने इसको अपना एक आज़ाद देश भी घोषित कर दिया था, मगर फिर 1949 के कुछ वक्त के बाद ही चाइना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और तब से लेकर आज तक लगातार शिनजियांग नाम का ये इलाका चाइना का ही हिस्सा है। मगर चाइना के लिए परेशानी की बात ये थी कि उसने ताकत के बलबूते पर शिनजियांग की जमीन पर तो कब्जा कर लिया था, मगर लगभग उस इलाके की 75% से भी ज्यादा आबादी की जो उइगर मुसलमानों की थी वो किसी भी हालत में चाइना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो तो किसी भी तरह से न चाइनीज लगा करते थे और न ही अपने आप को चाइनीज माना करते थे। इसीलिए शुरू में तो चाइना ने इस मैटर को दूसरी तरह से सुलझाने की कोशिश की, मगर जब आखिर में उसको ये महसूस हुआ कि भाई ये तो किसी भी तरह से हल नहीं हो सकता है, बल्कि ये लोग तो कभी भी ताकतवर होकर ये इलाका ही मुझसे छीन सकते हैं, तो इसलिए अब उसने ये फैसला किया कि क्यों ना उइगर मुसलमानों का ही चीनीकरण करना शुरू कर दिया जाए, यानी उइगर मुसलमानों को ही चाइनीज़ बना दिया जाए। और अगर एक बार वो लोग अपने आप को चाइनीज़ समझने लगे तो कभी भी अपना एक अलग आज़ाद देश बनाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। बस इसी मिशन पर उसने काम शुरू किया। धीरे धीरे उन लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश की, यानी कि मदरसों या इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई। बाद में ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ कि कभी मस्जिदों पर ताले लगाए गए, कभी मस्जिदों को तोड़ दिया गया, कभी उनको कैंप्स बनाकर कैंप्स के अंदर डाल दिया गया, जहाँ पर उन पर न सिर्फ जुल्म सितम किया जाता था बल्कि उनको कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में खूब बढ़ चढ़ कर पढ़ाया जाता था। दाढ़ी पर बैन, हिजाब पर बैन, औरतों के लंबे कपड़ों पर बैन और न जाने किस किस चीज पर बैन लगा दिया गया। यानी हर तरह से इन लोगों को चाइनीज कल्चर का और कम्युनिस्ट यानी कि नास्तिक विचारधारा का बनाने की कोशिश की गई। जो कोशिश और जो जुल्म सितम आज तक खत्म नहीं हुआ है बल्कि अभी भी लगातार जारी है और शायद फ्यूचर में भी जारी रहेगा। मगर दोस्तों, जब चाइना के खास इलाके यानी शिनजियांग में ये सब कुछ चल रहा था तो उन सारे मुसलमानों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी थी कि जो मुसलमान ऑलरेडी चाइना के बाकी इलाकों में आसानी के साथ रह रहे थे, वो लोग वैसे तो कल्चर वाइज चाइनीज ही थे और चाइनीज लोगों के बीच में और चाइनीज लोगों के साथ घुल मिलकर ही जिंदगी गुजारा करते थे, मगर फिर भी जब वो मुस्लिम थे तो उनकी बहुत सारी चीजें मुसलमानों ही जैसी होने वाली थी। मिसाल के तौर पर उन लोगों की मस्जिदें कि जो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से बाद में सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट बनाई गई, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने ये इल्जाम लगाया कि जितनी भी यहाँ पर ये मस्जिदें हैं ये दरअसल अरबिक आर्किटेक्चर की हैं, यानी कि अरबिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए मस्जिदें भी अब हमारे अनुसार बनाओ, ऐसी मस्जिदें बनाओ कि जिनको देखकर ये लगे कि ये कोई चाइनीज बिल्डिंग है। लिहाजा बहुत सारी मस्जिदें उस आर्किटेक्चर के साथ बनाई भी गई, मगर परेशानी की बात ये थी कि जो पुरानी आलीशान बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिदें थीं उनको गिराना शुरू कर दिया गया या फिर उनके ऊपर ताले लगाना शुरू कर दिए गए। यानी कि मस्जिदों के खिलाफ जो आग शिनजियांग के इलाके से लगाई गई थी वो अब लगभग पूरे ही चाइना में फैल चुकी है और उसी आग की चपेट में ये ऐतिहासिक और खूबसूरत और आलीशान मस्जिद भी आ गई है कि जिसके बारे में आप लोग पिछले 2-3 दिन से न्यूज़ में लगातार देखते आ रहे हैं। चाइना इस बात को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है कि किसी भी तरह से किसी दूसरे देश का या दूसरे कल्चर का प्रभाव उसके अपने लोगों पर ना पड़ जाए। यानी वो चाहता है कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो प्योरली चाइनीज़ बनकर रहें, उनका खान पान चाइनीज़ हो, उनकी ज़बान चाइनीज़ हो, उनकी बिल्डिंग्स चाइनीज़ हो, उनका सब कुछ चाइनीज़ हो। और ये चीज़ वहाँ पर कितने एक्सट्रीम लेवल पर फॉलो की जा रही है इस चीज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जो मस्जिद अब गिराने की कोशिश की जा रही है इसका ऑर्डर भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है बल्कि सन 2020 में खुद कोर्ट ने दिया था। वहाँ के कोर्ट ने माना था कि ये जो ऐतिहासिक मस्जिद है और इसकी जो आखिरी बार मरम्मत की गई थी, यानी इस पर जो आखिरी बार काम किया गया था वो दरअसल इलीगल था, क्योंकि इस पर जो गुंबद और मीनार बनाए गए हैं वो दरअसल चाइना के कानून के अनुसार नहीं हैं, बल्कि चाइना का तो ये कानून है कि मस्जिदें भी सारी चाइना के आर्किटेक्चर के मुताबिक होना चाहिए। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि अगर चाइना की गवर्नमेंट अपने चाइनीज़ कल्चर और अपनी चाइनीज़ पहचान को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है और अगर वो ऐसा चाहती है कि गुंबद और मीनार को गिरा दिया जाए तो आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है।
क्योंकि ظاہر ہے گنبد اور مینار کو ختم کرنے کے بعد وہ جو چائنیز آرکیٹیکچر میں مسجد کو بنائیں گے وہ بھی تو آخر مسجد ہی ہوگی۔ مسجد ہی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی طرح سے بنے۔ اور ویسے بھی ہم نے اتہاس میں دیکھا ہے کہ مغلوں نے اپنے دور میں الگ حساب سے مسجدیں بنوائی تھیں، ترکی کے عثمانیوں نے اپنے حساب سے بنوائی تھیں، بنو امیہ کے لوگوں کا اپنا ڈیزائن ہوا کرتا تھا اور بنو عباس کا اپنا ڈیزائن ہوا کرتا تھا۔ آخر میں مسجد تو مسجد ہی رہتی ہے۔ تو دوستو چائنیز مسلمانوں کے لیے پریشانی اور خطرے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پچھلے کچھ دشکوں میں چائنیز گورنمنٹ نے جتنے بھی مسجدوں کے اوپر ایکشن لیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ صرف اس کے اوپر کے آرکیٹیکچر کو گرائیں گے اور اس کو چائنیز ڈیزائن میں بدلیں گے، تو انہوں نے بہت کم ہی بار چائنیز ڈیزائن میں بدل کر اس مسجد کو دوبارہ شروع کیا، ورنہ وہ ہمیشہ ٹوٹی ہی پڑی رہی یا پھر اس پر بعد میں تالے لگوا دیے گئے۔ اور جس علاقے میں یہ مسجد موجود ہے کہ جس کے اوپر اب ایکشن لیا جا رہا ہے، اس علاقے کے مسلمانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آلریڈی اس علاقے میں بہت کم مسجدیں موجود ہیں اور یہ جو ایک ایتہاسک مسجد ہے اس کو بھی تم لوگ ویسا ہی کرنا چاہتے ہو جیسا ان مسجدوں کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے کہ جو یا تو ٹوٹی پڑی ہیں یا پھر تالے لگا کر بند کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ مسجد بھی ختم ہو گئی تو آخر ہم لوگ نماز کہاں ادا کریں گے؟ آخر میں بات کر لیں اگر مسلم دیشوں کے ریئیکشن کے بارے میں تو ہمیشہ کی طرح مسلم دیش اس بار بھی چائنا کے خلاف کچھ نہیں بولے۔ پڑوسی دیش پاکستان کے جو ہمیشہ پرمانو طاقت کی ڈینگیں ہانکتا رہتا ہے وہ تو چائنا پر اتنا زیادہ ڈیپینڈ ہے کہ اگر پوری دنیا کے باقی مسلمان بول بھی جائیں جب بھی پاکستان ہی وہ اکلوتا دیش ہوگا کہ جو کبھی چائنا کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ باقی بچے سعودی عربیہ اور ترکی جیسے دیش کہ جو ہمیشہ اس ریس میں لگے رہتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے مسلم ورلڈ کا لیڈر، وہ بھی جب چائنا کا میٹر آتا ہے تو ہمیشہ چپی سادھ لیتے ہیں۔ وجہ صاف ہے، ان دیشوں کو اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ ہے چائنا کا مال و دولت اور چائنا کی اکنومی کا پریشر۔ اس کے علاوہ OIC یعنی کہ جو مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا سنگٹھن ہے اس کی تو بات ہی مت کیجیے۔ سب سے زیادہ شرم کی بات تو یہ ہے کہ ابھی لاسٹ ایئر ہی یعنی 2022 میں ہی OIC کے ایک سبمٹ میں چائنا کو ایز اے اسپیشل گیسٹ انوائٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ سب سے خاص مہمان کے طور پر۔ اب اس سے بھی زیادہ اور شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔